तीन खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले मेजर अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। 3 लड़ाइयां उसने लड़ी, हमने पटकनी दी। करगिल युद्ध हुआ, हमने पटकनी दी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पटकनी दी। तो पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि सीधे अगर हम जंग लड़ते हैं भारत के साथ तो हम कभी जीत नहीं सकते। और जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो इस बारे में कहती है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको और ज्यादा एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। पहला रिएक्शन आपका मेजर जनरल अनुज माथुर जी। आशीष, देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूं। ये पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि वो हमसे कन्वेंशनली नहीं लड़ सकता। ये बात 3 दशक पुरानी है। 3 दशक पहले समझ चुका है। अब जो बात उसको समझ में आई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो ये बात समझ में आई है कि अब जो उन्होंने एक लो कॉस्ट ऑप्शन, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का या ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का ऑप्शन जो अडॉप्ट कर रखा था, उस ऑप्शन का रिएक्शन भी इतना वायलेंट होने वाला है। उस ऑप्शन का रिएक्शन जब इन्होंने उड़ी किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक से उसका जवाब दिया। जब इन्होंने पुलवामा किया तो हमने बालाकोट करके दिया। और अब पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर जाकर के उनके एयरफील्ड को तबाह कर दिया। तो उनको ये बात तो हमेशा से पता थी कि भारत से वो कन्वेंशनली नहीं जीत सकते। अब ये भी समझ में आ गया कि भारत को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स भी बहुत जबरदस्त और वायलेंट रिएक्शन इनवाइट करेगा। दूसरी बात, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूं। जब लॉर्ड फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, 1997 की बात बता रहा हूं, आज से 25-28 साल पहले, उस समय ये बात उठी थी कि भारत का जो असली शत्रु है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चीन है। ये बात हमें भी पता, इसका थोड़ा बहुत हमें गुमान जरूर था, लेकिन हमें लग रहा था कि शायद हम पाकिस्तान के खिलाफ, और चीन डायरेक्टली हमारे बात उभर करके नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने डोकलाम में कुछ करने का प्रयास किया, फिर यहाँ पर लद्दाख में करने का प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में करने का प्रयास किया, तो उससे ये लग रहा है कि वो भारत की वल्नरेबिलिटीज को कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक या उन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, वो टेस्ट कर रहे थे कि भारत का रिएक्शन किस प्रकार का होगा। और तीनों जगह उनको हमने करारी शिकस्त, मैं करारी शिकस्त कहूंगा, क्योंकि 1962 के बाद जितनी बार भी चीन ने कोई भी प्रयास किया है आशीष हमारे खिलाफ, 1967 में उनको हमने लड़ करके बहुत बुरी तरह से हराया था चोला में। और अब उनको हमने 2-3 बार समझा दिया है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज पे आंख गड़ाना बंद कर दें। तो ये उनको पता पड़ गया है। देखिए, चीन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य, उनको दे नो देयर बीइंग्स, उनका उद्देश्य है कि इस सेंचुरी के मध्य तक आते आते वो सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं। इसलिए उनके जो सबसे बड़े शत्रु हैं वो अमेरिका है। भारत से उनको सुपर पावर में उतना ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन भारत का की प्रेजेंस और उनका जो सुपर पावर बनने के लिए आपको इकोनॉमिक्स भी चाहिए, आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, और फिर मिलिट्री पावर भी चाहिए। हर प्रकार की जो ड्राइवर्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के, हर एक ड्राइवर में, तो भारत उनका अगर मिलिटरीली भी शत्रु ना बन सके, हार्म ना कर सके उनको, लेकिन उनको इकोनॉमिकली हार्म करने वाली अवस्था में है। चीन से जितना भी ट्रेड बाहर निकल रहा है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ रास्ता ढूंढ रहा है। तो ये उनको लगता है, तो उसके हिसाब से भारत को भी एक दुश्मन के रूप में गिनते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो किसी और की मार्फत भारत को कमजोर कर सकें, और वो किसी और है, आइदर पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इस वजह से वो उनकी लगातार मदद करते रहते हैं। और उसके बाद उनका मेन जो राइवल है वो अमेरिका है। रूस को भी वो भूले नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो परिस्थिति है उसमें रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो एक तरफ उभर करके आए हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं टेम्पररी अरेंजमेंट है। अगर वो सोल सुपर पावर चीन बनना चाहता है तो वो भी, रूस को भी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो ये बातें, तमाम बातें जो जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है उसमें ये बिल्कुल साफ निकल करके आता है कि चीन जो है वो अपनी नेवल माइट को बढ़ाता रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन रीजन में उसका प्रभुत्व बना रहे। उसकी वजह यह है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का है, वो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो चुका है, अटलांटिक से हट करके। आज की तारीख में यूएस, यूरोप
और नाटो ये उतना बड़ा जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक एपिसेंटर नहीं है जितना कि इंडो पैसिफिक है। तो वो अपनी पूरी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए हमें। इसलिए हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि हम इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशियन रीजन में रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम एक साथ चीन के जो हेजेमनिस्टिक आइडियाज हैं और पूरे वर्ल्ड को रूल करने का जो उनका इवेंचुअल एम है 2050 तक, उसको हम कहीं ना कहीं काउंटर कर सकें, उसको चेक कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा आवश्यक है। इसीलिए हमने अभी अग्नि की भी हमने सफल परीक्षण किए हैं। 7 से 8 हजार किलोमीटर तक वो न्यूक्लियर वॉरेट ले जाकर के वो काट सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि वो चीन के लैब में बैठा रहे और सिर्फ अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करे, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं है भारत को। लेकिन यही परेशान करने वाला है। मैं एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे अनुज माथुर जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये परेशान करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ रहा है, जिसका जिक्र अनुज माथुर जी ने किया, कि हर मोर्चे पर वो भारत से हार रहा है और यही वजह है कि वो अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको अब मॉडर्नाइज कर रहा है। ये खतरे की बात है और चाइना खुलकर सपोर्ट कर रहा है। जहां तक चाइना का सवाल है और पाकिस्तान का सवाल, दोनों अगर एक साथ भी युद्ध करें इंडिया के साथ, तभी भी भारत ज्यादा पीछे नहीं हटेगा। भारत के पास कैपेबिलिटी है। चीन को भी डायरेक्टली इंडिया को लेने के लिए इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन इतना ले नहीं सकता बिकॉज कई कारण। मेन कारण मैं बताता हूं आपको कि उनके एयरबेसेज जो है 10,000 फीट से ऊपर हैं। उस हाइट पर अगर एयरबेसेज होते हैं तो उनको लंबा लेंथ रनवे के लिए चाहिए और उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो आधी हो जाती है। तो प्लस बॉर्डर से उनका फ्लाइंग टाइम भी होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी होगी, कम होगी। ये इतना पहुंचना उतने लिए उतना आसान नहीं है और मिसाइल से अगर फायर करेंगे एयरबोर्न होके, तभी भी इतना उनको, हमारे पास इतना टाइम होगा कि उनको काउंटर कर सकते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत की जितने एयरफील्ड है सी लेवल पर है। हाशिमारा, बागडोगरा जो चाइना बॉर्डर पर है, छबुआ, वो पूरा 100% अपना लोड लेके जाके ड्रॉप कर सकते हैं और उनकी आर्मी को परेशान कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी अगर इंडिया चाइना का भी होगा तो रिजल्ट बहुत अलग होगा। 1962 में हमारी सरकार ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि एयरफोर्स को यूज नहीं किया था। अगर उस समय भी एयरफोर्स को यूज किया होता तो चाइना की हालत काफी खराब होती। बिकॉज हमारे जो विंग कमांडर नाथ थे, उन्होंने पूरे तिब्बत की फोटोग्राफ लाके सारी गवर्नमेंट को सौंप दी थी कि यहाँ इनकी आर्मी है, ये है। बिकॉज कैमरा के समय ऑल्टीट्यूड इनकी सीलिंग इतनी ज्यादा थी कि इनका कुछ जहाज नहीं पहुंच सकता था। तो पूरी फोटोग्राफ लेके सब कुछ दिया था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी कि कुछ अटैक कर सके। अब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान करीब करीब, मैं पाकिस्तान का एक उनके इंटेलिजेंसिया का एक मैं नोट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की 80% इकोनॉमी बाहर के कंट्रोल में है। उनके बैंक के जो टॉप लीडर्स हैं और जो टॉप ऑफिसर्स हैं, सब पाकिस्तान के हैं ही नहीं। कम्युनिकेशन तो पूरे 100% है। तो पाकिस्तान तो बिकने के कगार पर ऑलरेडी पहुंच चुका हुआ है। सऊदी अरेबिया इनके 3-4 एयरफील्ड लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पोर्ट बिक चुका है। तो पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जहां तक अमेरिका का जो, मैं इस रिपोर्ट पे आ रहा हूं, पहले ही मैं बता दिया, मैं इसकी रिपोर्ट पे आ रहा हूं, जो अमेरिका ने जो रिपोर्ट दी है कि उसको अमेरिका को समझना पड़ेगा, ट्रंप को समझना पड़ेगा। ट्रंप को बहुत मजा आ रहा पाकिस्तान की आईएमएफ देने के लिए, आईएमएफ ग्रांट देने के लिए। उनको नहीं समझ में आया कि आईएमएफ ग्रांट गई कहां। ये सारी तो चाइना के पास पहुंच जाएंगी। तो चाइना के जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं कोई और देश खरीदेगा नहीं, खाली पाकिस्तान ही खरीदेगा। और वो भी पाकिस्तान को पैसा आईएमएफ वाला पाकिस्तान के माध्यम से चाइना में पहुंच रहा है। ये तो अमेरिका को समझनी चाहिए। उस हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने चीन से समझौता भी कर लिया। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका फर्स्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ये तो ओपी तिवारी जी, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी समझ नहीं पा रहे कि वो चाहते क्या है। यस सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरा मतलब इंटरप्रिटेशन यही है कि वो समझ नहीं पा रहे क्या चाहते हैं। अगर ध्यान रखना, चाइना के एक वर्ल्ड पावर की बात बता रहा हूं। वर्ल्ड पावर बनने के लिए खोखलापन नहीं होना चाहिए। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। इनकी लोअर पॉपुलेशन में, बाकी जनसंख्या में क्या हालत है हमें तो डिटेल में पता नहीं, लेकिन उतना गड़बड़ नहीं है। अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो मजबूत, पेड़ को मजबूत बनना है तो जड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो चीप लेबर करके और ये सस्ता खाना देके उन्होंने खूब सारी मैन्युफैक्चरिंग कर दी और हमारे इंडिया के जो सामान इंडिया में तो वो भी सस्ता बना के बेचने लगे। तो उसके अंदर ही खोखलापन कब तक बढ़ता रहेगा। उसके साथ ये वर्ल्ड शक्ति बनना चाहे, बनना मुश्किल होगा।
क्योंकि सबसे पहले उसके ट्रक की मजबूती है। और हिंदुस्तान को भी समझना पड़ेगा, भारत को भी समझना पड़ेगा ढंग से कि जो हमारे सामान हमारे लिए जो चाइना बना रहा है हम बनाएं, और जिनका टैक्स है भले फ्री करें, कुछ भी करें, लेकिन चाइना का सामान आना बंद करें। तो चाइना फिलहाल अभी वर्ल्ड पावर इकोनॉमिकली है, बिकॉज एक्सपोर्ट कर रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं। अब उसका सामान जैसे ही बिकना शुरू हो जाएगा, नहीं बिकना शुरू होगा, अपने आप ही कमजोर होगा। भले शिप बना ले, जहाज बना ले, बिकेंगे है नहीं बिक रहा है तो फिर कहां से पैसे आएंगे। तो चाइना कोशिश का अवश्य कर रहा है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन चूंकि आपने ट्रंप का जिक्र किया, आप ट्रंप के बयानों को देख लीजिए ओपी तिवारी जी, और आप पुतिन के बयानों को देख लीजिए। पुतिन की तरफ से कभी भी कुछ भी अनलगर जो बयान है वो आज तक मैंने नहीं सुना। बेहतरीन राष्ट्रपति हैं, चीजों को समझते हैं, और ट्रंप की तरफ से कभी पुतिन की तारीफ की जाती है और फिर उस तारीफ पर वो कालिक पोत देते हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, ये जो रिपोर्ट आई है अमेरिकी इंटेलिजेंस की, ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक और बात ये कही गई है कि इस समय चाइना के पास 600 के करीबन न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और 2030 तक ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो संख्या है वो 1000 चाइना जो है वो करेगा। चाइना का न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने का यहां मकसद क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले आशीष जी, जय हिंद जय भारत। देखिए, जहां पे जनरल अनुज माथुर ने छोड़ा है, और मेरा अपना पूरा विश्वास है कि अनुज यूनिफॉर्म बदल ले, नेवी की यूनिफॉर्म पहन ले, बता रहा हूं मैं। और जहां पे एयर मार्शल तिवारी ने छोड़ा, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। देखिए, चाइना के पास 3 बेसिक चीजें हैं। एक है उसकी इकोनॉमी, दूसरी है उसकी टेक्नोलॉजी, तीसरी है उसकी मिलिट्री। ये 3 खंभों के ऊपर चाइना जो है वो है ना, कहता है कि मैं विश्व पार बनने वाला हूं। एक एक करके लेते हैं। चाइनीज की मिलिट्री हाँ बहुत पावरफुल है कागज के ऊपर, एक्शन में उसको कभी टेस्ट नहीं किया गया। जहां टेस्ट किया ऑपरेशन सिंदूर में, आपको पता है उसकी मिलिट्री के टेक्नोलॉजी में क्या निकला, 0। जहां टेस्ट किया गलवान में, सब भाग खड़े हुए। जहां टेस्ट किया इससे पहले, जहां जहां भी हमने किया है, हमको मालूम पड़ा है कि वो हारे हैं। यहां तक कि कई दशक पहले वियतनाम से भी हार के पीछे, ये कभी ना भूलिएगा। तो चाइनीज मिलिट्री जो है वो कभी इतनी बैटल टेस्टेड नहीं है। वो प्रोपेगेंडा करती है, सब कुछ करती है, लेकिन बैटल टेस्टेड नहीं है। चाइनीज मिलिट्री के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, ये मत पूछिए। भूलिए कि चाइना में जो हर बार पिछले 2-3 डिफेंस मिनिस्टर सडनली गायब हो जाते हैं, फिर मालूम पड़ता है वो मर गए। क्यों? क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है। और कैसे मालूम करप्शन ज्यादा है? उनके रॉकेट में पानी मिलता है, रॉकेट फ्यूल की जगह रॉकेट फ्यूल को निकाल के वो चाउमीन बना लेते हैं, नूडल बनाते हैं। उनके सबमरीन बगल में डूब जाती है। एक लाइव एक्सरसाइज में रशिया के अंदर जी चक्रपाणी जी की नेटवर्क के कनेक्टिविटी में कुछ मुझे लग रहा है कि दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ 2 रक्षा विशेषज्ञ और जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं यूके देवनाथ जी और संजीव श्रीवास्तव जी। आप दोनों का बेहद स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करा दूं। पाकिस्तानी नेता ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है, भारत से आए मुहाजिरों को बचाइए, ये अल्ताफ हुसैन ने कहा। उन्होंने कहा कि मुहाजिर समुदाय के समर्थन में आवाज उठाने का उन्होंने अनुरोध किया है। पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है, तो मुहाजिर समुदाय के समर्थन में ये आवाज लगाई गई है। अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वो बंटवारे के बाद भारत से आकर पाकिस्तान में बसे उर्दू बोलने वाले शरणार्थियों यानी मुहाजिरों के उत्पीड़न का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस पर एक रिएक्शन भी मैं ले लेता हूं। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। यूके देवनाथ जी, पाकिस्तान के नेता हैं अल्ताफ हुसैन, उन्होंने भारत से आए मुहाजिरों को बचाने की आवाज उठाई है और पीएम मोदी से दखल देने की मांग की है और कहा है कि इस मुद्दे को यूएन में उठाया जाए। इस पे तो आप अपनी राय दीजिएगा ही, लेकिन जो सीक्रेट रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से जारी की गई है उस पर पहली आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद इस पर भी। देखिए, ये समझना पड़ेगा, जब अमेरिका ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट बनाता है और फिर उसको लीक आउट कर देता है तो उसका मंशा क्या है। अमेरिका की दिली तमन्ना है और जानता है कि भारत को उसके साथ रहना पड़ेगा। क्यों? भविष्य में अपना कंपटीटर समझता है।
अमेरिका ऑलरेडी चीन की कंपटीशन को झेल रहा है, इसीलिए अमेरिका से आपको हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने में एक सीक्रेट रिपोर्ट मिलेगी जो कि लीक हो जाती है, जिसको पढ़ने के बाद हम सबको, हम 6 लोग टीवी स्क्रीन पर हैं, हम सबको ये लगेगा अरे बाप रे, चीन से बचो, अमेरिका से दोस्ती करो। ये एंगल हमें भूलना नहीं चाहिए। अमेरिका आज क्या चाहता है कि इस तरह की रिपोर्ट लीक करके वो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी का जो माहौल है उसको और ज्यादा गर्मा दे, भारत को और ज्यादा शक में ढकेल दे। इस तरह की रिपोर्ट निकालकर वो क्या चाहता है कि भारत और चीन के बीच में अविश्वास का जो माहौल है वो और ज्यादा नेगेटिव डोमेन में चला जाए, जबकि अमेरिका खुद पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखा है। हमें भूलना नहीं चाहिए, F-16 के मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन के लिए अभी अप्रैल के महीने में अमेरिका ने पाकिस्तान को $350 मिलियन के स्पेयर सप्लाई किए हैं। चीन के साथ दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार है। ये लोग भूल रहे हैं कि चीन के साथ अमेरिका का व्यापार $130 बिलियन से बढ़कर $140 बिलियन होने वाला है। तो अमेरिका की एक ही नीति है कि बाकी सारे देश को कंफ्यूज रखो, और आज की तारीख में अमेरिका भारत को कंफ्यूज करने में लगा हुआ है। आपको शायद लग रहा होगा जरा जो मैं बोल रहा हूं वो सही नहीं है, लेकिन इसका प्रमाण और तथ्य मैं आपको देता हूं जी। प्रमाण और तथ्य ये है कि अमेरिका जब सोचता है चीन के बारे में तो वो चीन को अपना दुश्मन नहीं समझता है। चीन को अमेरिका एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है। आज अमेरिका में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कार बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, मैं उनके डिफेंस और स्पेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर आप देखोगे उसके सब कंपोनेंट कहां से आ रहे हैं, सब असेंबलीज कहां से आ रही हैं, चीन से आ रही हैं। ये हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं डीआरडीओ में काम कर चुका हूं, मुझे मालूम है। क्योंकि जिस कंपनी से हम लोग डीआरडीओ के लिए स्पेयर पार्ट खरीदते थे, चाइनीज कंपनी, वही चाइनीज कंपनी अमेरिका को भी सप्लाई करती थी। और जब हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी तो हम अमेरिकन सर्टिफिकेट को, जो कि चाइनीज इक्विपमेंट पे उन्होंने दिया हुआ, उसको हम हमारी फाइल में लगकर टेक्निकली क्वालिटी एश्योरेंस के पास भेजते थे। तो अमेरिका चीन को अपना दुश्मन नहीं मानता है, कंपटीटर मानता है। ये जो हम खलबली देख रहे हैं पूरे दुनिया में, ये इसका एक ही उद्देश्य है कि अमेरिका क्या चाहता है कि दुनिया के सारे देश पशोपेश में पड़े रहें, कंफ्यूजन में पड़े रहें, और फिर आस्ते आस्ते अमेरिका की तरफ झुक जाएं। जो तेजस मार्क 1 का इंजन इन्होंने हमें देना था 2 साल पहले, आज तक नहीं दिया। HAL में पिछले 18 महीने से तेजस विमान के 12 एयरफ्रेम तैयार हैं। पिछले 18 महीने से हम GE F404 इंजन का इंतजार कर रहे हैं, नहीं दिया है। जब मोदी जी गए थे तो बोला दिसंबर तक दे देंगे, 2024 तक, फिर नहीं दिया। फिर इस साल जब हमारा विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधि मंडल अमेरिका गया, उन्होंने बोला मार्च में दे देंगे, उन्होंने अभी अप्रैल का महीना नहीं दिया है। हो क्या रहा है, हम शायद भारतवासियों को समझना पड़ेगा कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला जाए। रूस के इन्फ्लुएंस से अमेरिका ने हमें सक्सेसफुल निकाल लिया है। आज रूस के साथ हमारा जो डीलिंग्स हैं वो बहुत ही दुखदाई हालत में हैं। मेरे साथ आर्मी के जनरल हैं, मेरे साथ एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल हैं, नेवी के बहुत ही सीनियर अफसर हैं। हमको मालूम था कि हम रूस के ऊपर आंख मूंद कर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उनसे हथियार लेते थे कोई पॉलिटिकल शर्त नहीं होती थी। आज की तारीख में अमेरिका दे रहा है, क्या कर रहा है, उसने हमें एरो इंजन GE मार्क F404 की डिलीवरी बंद कर दी है, रोक रोक के दे रहा है, ब्रेके मार मार के, जब तक कि भारत 10 बार कान पकड़ के ना बोले कि हाँ अमेरिका तुम ही हमारे गुरु हो। हम कल ही मेरे को तो कल पसीने आ गए छूट ये देखकर कि CCA ने जो AMC का अप्रूवल दिया था, कल राजनाथ सिंह जी ने भी बोला कि AMC बनेगा, उसमें अभी तक हम अमेरिकन इंजन लगाने की सोच रहे हैं। कैसे सोच सकते हैं? एक अमेरिका जिसकी दिली ख्वाहिश है कि भारत
भविष्य में उनसे F-35 खरीदे, आज नहीं तो 10 साल के बाद, क्यों वो अमेरिका हमें एक इंजन देगा जिससे हम एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर आज से 10 साल के अंदर भारत में बना ले? शायद स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में जो लोग काम कर रहे हैं वो अमेरिका के व्यापार से इतने ज्यादा प्रसन्न हैं कि आज हमें अमेरिका की तरफ जब हम देखते हैं अमेरिका को भारत में कुछ एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉबी बन गया है जिनको अमेरिका के आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। इसका कारण भी है, हम सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, हम सबके बच्चे अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, हम सबके बच्चे हजारों लाखों की तादाद में अमेरिकन सिटीजन बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर हम तेजस में अमेरिकन इंजन लगाएंगे, AMCA में अमेरिकन इंजन लगाएंगे, हम हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सीक्रेट रिपोर्ट आती है अमेरिका से ताकि हम चीन से डर के झल्ली से अमेरिका की जेब से निकलकर अमेरिका की गोद में बैठ जाएं। और अमेरिका की शर्तों के हिसाब से हम अपनी जो फॉरेन स्ट्रेटेजी है वो तय करें, उसके पीछे एक अमेरिका का मकसद जो है वो ये भी हो सकता है। संजू श्रीवास्तव जी, अमेरिका की जो सीक्रेट रिपोर्ट आई है उस पर आपकी टिप्पणी और खासकर चीन और अमेरिका के संबंधों की, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका ये बताना और समझाना चाहता है कि चीन जो है वो अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ ताइवान पर पूरी तरीके से कब्जा कर अपनी सैन्य क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ा रहा है, सीमा विस्तार कर रहा है। आपकी टिप्पणी। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के चलता है। और भारत हर एक जो नीति के जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन मेकिंग भारत की होती है, वो भारत के अपने रणनीतिक स्वायत्तता को इस्तेमाल करते हुए ली जाती। हम किसी दबाव में आकर के, किसी अमेरिका के झांसे में आकर के या किसी रशिया और यूरोप के झांसे में आकर के हम कोई निर्णय न तो लेते रहे हैं और न आज ले रहे हैं और न आने वाले समय में लेंगे। भारत का विजन बहुत ही क्लियर है। भारत अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना चाहता है। भारत विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसमें और अधिक तेज प्रगति आप आने वाले वर्षों और दशकों में देखेंगे। और भारत जाहिर है कि विश्व के साथ अपने एंगेजमेंट्स को प्रोएक्टिव तरीके से भी उसको बेहतर बना रहा है, मजबूत बना रहा है। आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट कर रहा है। हम कभी एक लुक ईस्ट पॉलिसी पर चला करते थे, जो कि आज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। और हमारी सिर्फ एक्ट ईस्ट पॉलिसी ही नहीं है बल्कि एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी है। लेकिन जो भी हम नीतियां अडॉप्ट करते हैं उसमें हम रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हैं। जो आर्म्स प्रोक्योर करते हैं, देखिए आप राफेल विमानों को हमने जब प्रोक्योर किया तो उसमें अमेरिका की तरफ से भी, रशिया की तरफ से भी, ब्रिटेन, स्वीडन, जो भी इसमें बिडिंग में जो लोग थे, सभी ने हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर बनाने की कोशिश की, बहुत ही ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। मैं सभी की बात करता हूं, पूरे भारत की बात करता हूं। उस समय की कांग्रेस की सरकार थी और जाहिर है कि उस समय की सरकार ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए हमने फ्रांस से ये विमान खरीदे। और मुझे याद है तत्कालीन समय में कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो भारत में एम्बेसडर थे, उन्होंने जिस दिन हमने ये डिसीजन लिया उसके अगले दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं कि आपने डील फ्रांस से क्यों कर ली। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण बताए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें संकेत छिपे थे कि अमेरिका उससे खुश नहीं है। लेकिन अमेरिका खुश हो न खुश हो, ये अमेरिका की मर्जी है। हमने अपने जो निर्णय थे, राफेल विमानों को फ्रांस से खरीदने का जो निर्णय था, वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए लिया था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की सरकार भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करती है। कोई भी विश्व की शक्ति भारत के ऊपर दबाव डाल करके कोई निर्णय नहीं करा सकती। यदि आज हम अमेरिका से GE414 इंजन अगर हमने लेने के बारे में सोचा था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार हमने अपने कंसिडरेशंस किए थे। और यदि हम ऐसे वेपन्स अगर हम रशिया से भी लेंगे, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आएंगे आके, ये हमारी अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है, चाहे वो अपने हम स्वयं को बनाए या कहीं से एक्वायर करें।
और मेरा ऐसा मानना है, सभी हमारे टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, इनको हमें जल्द से जल्द एक्वायर करने की आवश्यकता है। और जो हमारी रणनीतिक आवश्यकताएं हैं उसमें AMCA हो सकता है कि उसमें समय लगे, लेकिन जो हमारी अभी की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्क्वाड्रंस को बढ़ाने की जो हमारी इंपेरेटिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें एडवांस वेपन्स, एडवांस फाइटर जेट्स और अधिक से अधिक स्क्वाड्रंस को बढ़ाने की अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है। तो उसको बनाने की प्रक्रिया में हमें जहां भी बेस्ट हमारे लिए जो अवेलेबल होगा वो हम उसको लेंगे, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के आधार पर लेंगे, ना कि अमेरिका के किसी दबाव में आकर के और अमेरिका के झांसे में आकर के और ये रिपोर्ट के झांसे में आकर के लेंगे। मैं मानता हूं, मैं देवनाथ साहब से सहमत हूं, कई बार ऐसी रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं ताकि इस तरीके का एक वातावरण बने कि जिसमें का सुरक्षा का वातावरण बने और हम जो है अधिक से अधिक संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल तो ये भी है ना कि जब सीक्रेट रिपोर्ट थी, जब गोपनीय जानकारी थी, तो उस गोपनीय जानकारी को लीक क्यों किया गया? जो ये लीक किया गया, जो प्रसारित किया गया, उसी से मंशा पर सवाल उठ रहा है। ओपी तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, संजीव श्रीवास्तव जी से जवाब ले लूं। मैं आपके पास भी आऊंगा। हमें ऐसे रिपोर्ट्स को लेकर के एक सावधानी बरतनी होगी। इन रिपोर्ट्स में कुछ सच्चाइयां भी हैं जिसको कि इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। चाइना का जो चैलेंज है वो एक बड़ा चैलेंज है, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका की रिपोर्ट कहे या न कहे। ये भारत, ये जो नया भारत है, इस बात को जानता है कि चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है, उसमें वो एक अपने आप को एक मिडिल किंगडम के तौर पर, एक अपने आप को विश्व के केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहता है। शेष जो अन्य राष्ट्र हैं वो सभी पेरीफेरी पर हैं। उनकी चाइना ड्रीम, जो शी जिनपिंग बात करते हैं कि चाइना ड्रीम हम हासिल करेंगे, और एक कभी डेंग जियाओपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो कहा करते थे हाइड योर एबिलिटीज एंड बाइड योर टाइम। लेकिन आज के ये जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये कहते हैं कि अब चाइना को अपने ड्रीम को हासिल करने का समय आ गया है, अब छुपाने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू बी एग्रेसिव, वी हैव टू बी असर्टिव, इस तरीके की बातें करते हैं। जैसा व्यवहार वो साउथ चाइना सी में दिखाते हैं, ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में हर एक दिन लगभग वहां के फाइटर जेट्स जाकर के इंकर्जन करते हैं और ताइवान को भयाक्रांत करके रखना चाहते हैं। पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर चाइना एकाधिकार का दावा करता है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के निर्णयों को भी उसने पूरी तरह से आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। जापान के सेंकाकू आइलैंड पर वो कब्जा करना चाहता है। भारत के जो अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत कहता है, उसका पाम एंड फाइव फिंगर की स्ट्रेटजी है जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि इत्यादि को भी वो क्लेम कर सकता है भविष्य में। तो इस तरीके की जो चाइना की प्रवृत्तियां हैं वो बेहद खतरनाक है, और चाइना शी जिनपिंग के नेतृत्व में उपनिवेशवादी व्यवहार भी कर रहा है। वो BRI जैसे एक कॉलोनियल इंपेरियलिस्टिक प्लान के माध्यम से पूरे विश्व के जो छोटे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको डेथ ट्रैप में फंसा रहा है। बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल सहमत हूं संजीव जी। जी, ओपी तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अनुज माथुर जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं अमेरिका की तरफ से 2 पॉइंट कहना चाहूंगा जी। इस रिपोर्ट को इंटेंशनली लीक किया गया है। पहला इम्पैक्ट यह है कि सबको पता है कि जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर है वो कोई इस्लामिक बॉम्ब नहीं, अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब। अभी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं कि चाइना उनका न्यूक्लियर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड एस्पेक्ट ये देखिए, इन्होंने हमारी एरो इंजन जो अपना तेजस मार्क 2 के लिए शुरू किया था, जनरल इलेक्ट्रिक ने क्लोज कर दिया, अब भी इन्होंने रिवाइव किया है। और कंपनी ने, फैक्ट्री ने कहा है कि भाई हम डिले इसलिए हो गए कि हमारी कंपनी बंद थी, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, और पहला लॉट वहां से डिस्पैच हो चुका है। ये मार्क 2 का है। मैं थोड़ा सा देवनाथ साहब से थोड़ा सा अलग हो कहना चाहूंगा कि जो AMCA है अपना मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसके इंजन भारत जापान के साथ डेवलप करेगी, अमेरिका के साथ तो कोई चांस देने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत समझ चुका है, ये एक इंडिकेशन देना चाहते हैं कि बिकॉज अपना उनका जो एम था F-35 बेचना, उसमें फेल हो चुके हैं। अब चाइना की बात देखिए, चाइना के सोल्जर्स चॉकलेट खाने वाले सोल्जर्स हैं, किस बात पर ये बड़ा बनने की कोशिश कर रहा, कोई समझ में नहीं आ रहा। पहली बात देखिए, जब इन्होंने एक अमेरिकन मिनिस्टर को चैलेंज किया था कि आप ताइवान में नहीं लैंड करोगे तब कुछ करेंगे, लैंड कर गए, बात करके चले गए। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने जब वार्निंग दी थी तो उसने मिसाइल फायर कर दिया। तो चाइना की खाली बोलने की शक्ति है, अंतरिक्ष शक्ति, उसको पता है कि मैं लड़ नहीं सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, खाली बिजनेस करके पैसा कमा सकता हूं। इक्विपमेंट बहुत बनाए हुए। चिकदारी साहब बता रहे थे कि उनकी रशिया के साथ एक्साइज हो गई, पनडुब्बी डूब गई, रॉकेट में इनको पानी मिल रहा है।
तो ये सब इतने कम समय में डेवलप किया है, इतने कम समय में रिवर्स इंजीनियरिंग से किया है कि चाइना को अंदर से पता है। तो मुंह खोल के बोलता रहे कि अरुणाचल मेरा है, क्या फायदा बोलने से। ताइवान का तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ताइवान के पास छोटी छोटी मिसाइल बोर्ड्स है, उनकी बोर्ड्स को गिरा देगी, इतनी मोटिवेटेड है। तो खाली बोलता रहता है, फील लेता रहता है, ताकि पब्लिक प्रेशर पड़े या कुछ हमारा पड़े, एंड लाइन लाइट बना रहे कि हम कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन वास्तविक में इनकी फौज में कोई दम नहीं है। इक्विपमेंट्स है वो भी ऑप्शनल में साबित हो गए कि किसी काम के नहीं है। तो अमेरिका अपना कैसे करेगा, कब इंटेंशनली क्या लीक करेगा, ये देखने की बात है। एंड प्लस जैसा अभी देवनाथ साहब बता रहे थे, देवनाथ साहब बता रहे थे कि हमें अपने आप को कॉशियस रहना पड़ेगा हर मामले में। जहां तक 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का है, मैं श्रीवास्तव जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं कि देखिए राफेल वाली भी, उसने राफेल के जो हमारे कोड थे, सीक्रेट कोड शेयर करने से मना कर दिया है फ्रांस ने। तो लाइकलीहुड जो मरीन के लिए जहाज खरीदे जा रहे हैं वो कैंसिल होने वाले हैं। बिकॉज उस कोड का मतलब मैं समझा देता हूं। कोड का मतलब ये होता है कि हमारे जो आर्मामेंट्स है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उससे इंटीग्रेट हो सके जहाज के साथ। हमारे मोर इफेक्टिव है और सस्ते भी है। अगर ये कोड शेयर कर देगा तो उसके अपने इक्विपमेंट्स बनना बंद हो जाएंगे। तो इन्होंने अपनी चाल चली है, लेकिन भारत को तैयार रहना पड़ेगा। एंड ये डील कैंसिल हो ही रही है, कैंसिल हो भी जाएगी। हो सकता है इस तरीके से हमारा मोस्ट रिलायबल देश है और मोस्ट रिलायबल फ्रेंड है वो रशिया है। अब कुछ समय के लिए, हमें कुछ समय के लिए अवश्य चाहिए। हो सकता है कि Su-52 जो है वो ले लें, लेकिन लंबे समय की बात नहीं है। 2035 से हमारी डिलीवरी शुरू हो जाएगी एमसीए के लिए, तब किसी एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत कंप्लीट रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा। कंप्लीट रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अनुज जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं चक्रपाणी जी आपके पास आऊंगा। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हमको समझनी चाहिए। ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, चाहे इंटेंशनली करी है या अनइंटेंशनली लीक हुई है, इस रिपोर्ट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि मैं या सुदर्शन चक्रपाणी या देवनाथ सर और या कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता हो। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में वही लिखी हुई है जो कि मुझे मालूम है, जो आपको मालूम है, सबको पता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस उन्होंने नहीं निकाल करके दिया है। भारत का रशिया से रिलेशनशिप, इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में डिफेंस कोऑपरेशन, चाइना के साथ ये, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट निकाली गई है। एक बात मैं आपको बताता हूं जो हमको इस प्रीमाइस पे बात करने की आवश्यकता है कि आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन व्हाट इंडिया नीड्स अमेरिका, फुल स्टॉप। आप ये समझ लें कि हमारी जरूरत अमेरिका को ज्यादा है, जब बजाय बनिस्बत इसके कि अमेरिका की जरूरत हमें ज्यादा हो। ये बात हमको मालूम है। हमने ये तमाम कार्रवाई होने के बाद भी जा करके हम हमारे जो डीलिंग्स करने का प्रयास किया वो रूस से किया। हम सुखोई 57 के ऊपर या Su-57 के ऊपर निगाह लगा के बैठे हुए हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे, और ये बात बिल्कुल साफ है कि हम लोग अब बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब हमें किसी अमेरिका, रशिया, फ्रांस, राफेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10, 12, 15 साल, वही 2047 का आप समय इसके बारे में देख लें। आवश्यकता हमें यह है कि हम अपने जो अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको किसी प्रकार से कंट्रोल कर पाए। आप ये देखेंगे कि हम बिल्कुल सही राह पर, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक जो हमारी चीज उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, रूस भारत का एक बहुत ट्रस्टेड और पुराना दोस्त है। और वो एक और चीज है, आज की परिस्थिति में रशिया की जिस प्रकार की इकोनॉमिक कंडीशन है, वहां से डील्स हमारे फेवर में ज्यादा फेवरेबल होने के चांसेस कहीं बेहतर हैं। हमारे जो रिश्ते वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी हैं, और रूस अमेरिका के साथ सबके साथ हैं। वो सब तमाम चीजें दुनिया को पता है, दुनिया देख रही है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को हम ले आते हैं। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से हम एक अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल साउथ के लीडर बन के उभर करके आ रहे हैं, और किस प्रकार से हमारे जो नए जो वो हो रहे हैं कनेक्शंस दुनिया के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से हो रहे हैं। तो ये बात आप मान लें कि इस रिपोर्ट का हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई डायरेक्ट असर पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो जानबूझ के निकाली गई हो, चाहे वो अपने आप स्वतः निकल के आई हो। कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। और हमको पता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक एम क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और हम किस प्रकार से चीन को, किस प्रकार से पाकिस्तान को
काउंटर करेंगे। हमारे पास काबिलियत है आशीष, कि हम बिल्कुल काबिलियत है अनुज माथुर जी। जी 2.5 फ्रंट्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ये काबिलियत निश्चित रूप से हमारे पास है। चक्रपाणी जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। चक्रपाणी जी, ये रिपोर्ट अगर हमारे पास आई है तो ये रिपोर्ट चाइना के पास भी गई होगी, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के पास भी गई होगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद चाइना और पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के संबंध है उन पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए आशीष जी, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये कौन सी नई बात है? ये तो हम जानते हैं कि अमेरिका आज की तारीख में चाइना के साथ ट्रेड वॉर में लगा हुआ है। और चाइना को जो भी मकसद होगा, जो भी तरीका होगा, चाइना को उसने छोटा दिखाना है। चाइना को चाहिए कि वो एक सुपर पावर बने, क्योंकि उसके पास एक बहुत छोटी सी विंडो है। अगर ये यहां पे समय निकल जाता है तो चाइना का ये विंडो जो है वो बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी? क्योंकि 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, उसकी मैंने आपको बताया था मिलिट्री की हालत तो है ही। दूसरी, उसकी इकोनॉमी। उसकी इकोनॉमी कहते हैं कि वो $17 ट्रिलियन की है जी। लेकिन बहुत से लोग इंक्लूडिंग बहुत जो है ना मॉर्गन स्टैनली वगैरह, वो कहते हैं इसकी इकोनॉमी जो है 7 से 8 मैक्सिमम $9 ट्रिलियन की है। उसका जो जीडीपी टू डेट रेशो है, अगर $17 ट्रिलियन भी माने तो वो 300% पे है। हमारा 50%, 60% पे है। अमेरिका का 100% पे आ रहा है। चाइना 300% के ऊपर बैठा हुआ है। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, खास करके यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 25% से ज्यादा है। 40 साल की उम्र के ज्यादा के लोग जो हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट 50% है। तो वहां पे अनहैप्पीनेस तो है ही। वहां डेमोग्राफी जो है, उसकी जो आबादी है वो बड़ी तेजी से गिर रही है। तो इसलिए उसके पास जो विंडो है कि अब बहुत जल्दी करना है वरना नहीं होने वाला है। इस सब में पाकिस्तान एक बहुत अहम भूमिका लगाता है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए वो इंडियन ओशन में आ सकती है, चाइना दैट इज। और मलाक्का स्ट्रेट्स के ऊपर हिंदुस्तान जो बंद कर सकता है मलाक्का स्ट्रेट्स, वो उससे बाहर हो जाएगा। यहां तक कि वो ग्वादर में अपना ओवरसीज थिएटर कमांड बनाने को तैयार थे। लेकिन बलूचिस्तान ने यहां पे उसके पूरे के पूरे मंसूबे पे पानी फेर दिया। और बलूचिस्तान जो है, अगर वो अमेरिका के साथ चला जाता है तो अमेरिका के वारे न्यारे। अब दोनों के दोनों, अमेरिका हो या चाइना हो, ये दोनों चाहते हैं कि इंडिया उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आए, उनका प्रभुत्व माने, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर राज कर सके। और अनुज माथुर ने बिल्कुल सही कहा है, अमेरिका को हमारी जरूरत है ज्यादा बनिस्बत हमारे। यही हाल है चीन का। क्योंकि इसीलिए चीन गलवान के बाद भी नाक रगड़ते आया कि साहब हमारे साथ ट्रेड कर लीजिए, जरा वीसा खोल दीजिए, जरा ये कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कल ही देखिएगा आपने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम देखिए कितनी चीजें चाइना से लेके आते हैं, गणेश जी से लेके लड़ियां लेके आते हैं, लाइट लगाते हैं। इस सब की क्या जरूरत है? हम अपना क्यों नहीं बनाते? आज की तारीख में हमारा बैलेंस और ट्रेड चाइना के बहुत ज्यादा फेवर में है। लेकिन इसमें भी देखिए एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बहुत बड़ा हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है। और ये सारी चीजें हम अब इंडिया में बनाने लगे हैं पीएलआई स्कीम के जरिए। ये सब के सब चाइना के ऊपर मात लगाएंगे ही। आने वाले समय में हम, लेकिन आज की तारीख में देखिए, इस बात से इनकार देवनाथ जी नहीं किया जा सकता कि अगर हम इंपोर्ट के मामले में चीज़ों के, खासकर ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम पेन से लेकर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स की, तो सब कुछ हम चाइना पर ही डिपेंडेंट है। आप खिलौनों की ही बात कर लीजिए, एक डेटा आया था जिसमें यह बताया गया था कि भारतीय बाजारों में जो खिलौने हैं उसमें 75% से ज़्यादा चाइना के जो माल है वो हमारे पास है। तो मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाना होगा, तभी चाइना पर हम अपनी निर्भरता को खत्म कर पाएंगे। यूके देवनाथ जी, है कि चाइना से बेहतरीन गुड्स और आइटम्स हम इंडिया में बना सकते हैं। दिक्कत क्या आ रही है, मैं आपको 3 शब्दों में बता देता हूं। पहली दिक्कत है मास प्रोडक्शन। जो चीज मैं बताता हूं, अगर भारत में एक कंपनी वोल्टेज स्टेबलाइजर बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक मिनिएचर सॉलिड स्टेट वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो वो बनाती है 10,000।
क्योंकि भारत में उसकी खपत होती है 10,000 बनाते हैं। अब हम जब उसको अफ्रीका में लेके जाके बेचना चाहता है हमारा वही कंपनी, वो अफ्रीका में बिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसा ही वोल्टेज स्टेबलाइजर चाइना में वो 10,000 नहीं, वो बना रहा है 10 लाख। वो क्या करते हैं कि जाके अफ्रीका के मार्केट में डंप कर देते हैं। तो सेम वोल्टेज स्टेबलाइजर जो हम इंडिया में बनाकर एक कंपनी 10,000 इंडिया में बेचती है और 100 अफ्रीका में बेचती है, बिकते नहीं है। क्योंकि सेम सिमिलर वोल्टेज स्टेबलाइजर सेम परफॉर्मेंस के साथ चाइना ने 10 लाख बना के 1 लाख डंप किया हुआ है अफ्रीका में। मेरे खुद के दोस्त हैरान हैं, परेशान हैं, जो कि अफ्रीका में ट्रेड करना चाहते हैं। चाइनीज वोल्टेज स्टेबलाइजर जो अफ्रीका में बिक रहा है, उसकी कीमत इंडियन वोल्टेज स्टेबलाइजर के मुकाबले में आधी है। रीजन क्या है, ये शायद हमको समझना पड़ेगा। चाइना का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप अगर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाते हो तो उसमें चाइनीज गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अगर वो चाइना के मार्केट में बिक रहा है। लेकिन जैसे ही एक कंपनी चाइना में वही आइटम बनाकर विदेश में एक्सपोर्ट करती है, पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाता है। ये उनका एक टैक्सेशन सिस्टम है जो हमें समझना पड़ेगा। एक वोल्टेज स्टेबलाइजर अगर चाइना में 1,000 युआन में बिक रहा है चाइनीज सिटीजन के लिए, और उसमें समझिए टैक्स है 300 युआन, जैसे ही वो कंपनी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनवॉइस प्रेजेंट करती है कि ये उन्होंने अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया है, वो 1,000 युआन का जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है जिसपे कि 300 युआन का टैक्स था, वो तुरंत उनको रिफंड हो जाता है। इस तरह की चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि चाइनीज सरकार सोचती है, और मेरे ख्याल से सही सोचती है, कि 300 युआन टैक्स माफ करो यार, कम से कम वो आइटम अफ्रीका में डंप तो हो रहा है। इस तरह के मॉडल को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक हम चाइना के साथ व्यापार में, प्रोडक्शन में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, भारत में हम एक आइटम को इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया में बनाते हैं, हमारा एक प्राइवेट यंग एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको इंडिया में बनाना शुरू करता है, भारत सरकार उसको बोलती है ठीक है हम तुमसे 3 साल के लिए कोई टैक्स नहीं लेंगे। सेम मॉडल आप चाइना में जाइए, सेम मॉडल। चाइना के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो जाते हैं अमेरिका, वहां से पेटेंट चुरा के वापस आते हैं पीएचडी करने के बाद चाइना में, और बोलते हैं हम चाइना में तैयार करेंगे उसी आइटम को, क्योंकि वो टेक्निक, उसका टीओटी छुपा छुपा के, चोरी छुपा अमेरिका से ले आए हैं चाइना में। जाते हैं पीएचडी करने के लिए, लेकिन अपने ब्रीफ केस में, लैपटॉप में टेक्नोलॉजी छुपा के ले आते हैं चाइना में। चाइना की सरकार उनको क्या देती है? फ्री की जमीन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, नो टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम, और दोज पर्टिकुलर रेंज। अगर उसने अमेरिका से एक हाई फ्रीक्वेंसी एक्साइटर यूनिट का पेटेंट चोरी करके अमेरिका में वो आके एक हाई फ्रीक्वेंसी एक्साइटर यूनिट चाइना में बनाता है, चाइना की सरकार उसको कहती है जब तक तुम इस आइटम को बना रहे हो, तुम्हारे 3 साल 10 साल, तब तक हम तुम पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो हमें इस इकोनॉमिक मॉडल को स्टडी करना पड़ेगा, और भारत में भी उसको कॉपी करना पड़ेगा। या बेहद अहम बात यूके देवनाथ जी आप कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपने यूके देवनाथ जी को कहा, बेहद अहम बात वो बता रहे हैं कि चाइना के मॉडल को जो है, मॉड्यूल को हमें समझना होगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर चाइना को रोकना है तो हमें चाइना से बड़ा एक मार्केट बनना ही पड़ेगा। देखिए, चाइना का जो मॉडल है उसमें अनेक ऐसे मैनिपुलेशंस किए जाते हैं, अनेक ऐसे फ्रॉडुलेंट जो उसके बिहेवियर होते हैं कि जिसको कि लेकर के हमें सतर्कता तो हम जरूर बरतेंगे, लेकिन हम उसको कॉपी करना या उसको रेप्लिकेट करना, मुझे नहीं लगता कि मेरे विचारों के अनुसार ये उचित नहीं होगा। चाइना अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के लिए भी, अपने फ्रॉडुलेंट बिहेवियर के लिए भी, अपने स्पाइंग की एक्टिविटीज के लिए भी, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी दुनिया में नोटोरियस है, कुख्यात है। और इसकी वजह से जो उसकी जो इमेज है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर हमेशा एक सवालिया निशान खड़े रहते हैं। और भारत, चाहे वो भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस हो, चाहे वो भारत का न्यूक्लियर बिहेवियर हो, उसका जो रिकॉर्ड है वो इम्पेक्केबल है।
इसके ऊपर आप सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकते। और भारत जाहिर है कि अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। चाइना भारत को अगर नापसंद करता है तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है और चाइना का पड़ोसी है। तो ये जो चाइना है, जो कि अपने अथॉरिटेरियन वैल्यू सिस्टम्स को पूरे विश्व पर इम्पोज करना चाहता है, हर जगह अपनी जो मंशा के अनुसार कार्य करना चाहता है, अमेरिका को भी वो उसी आधार पर चैलेंज करता है। तो ऐसे में जो चाइना का जो चैलेंज है उसको हम कम आंक करके नहीं देख सकते। मैं फिर से कहूंगा, चाहे अमेरिका की ये रिपोर्ट कुछ भी कहे, चाहे वो कहे या ना कहे, भारत चाइना के चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से समझता है। और आज का ये जो नया भारत है, हम इस चैलेंज को डील करने का हमने तरीका भी निकाल दिया है और वो तरीका है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की भाषा से बात करना। चाइना के साथ हमने 2 बार, चाहे वो गलवान का इंसिडेंट 2017 का रहा हो, चाहे वो गलवान के बाद की जो घटनाएं हो, हर जगह हमने चाइना को ताकत के साथ डील किया है। चाइना के साथ हम एंगेजमेंट को हमने बनाए रखा। चाइना के साथ हमारी जो मिलिट्री कमांडर्स लेवल की जो टॉक्स हुई, सीरीज ऑफ टॉक्स हुई, WMCC विदेश मंत्रालय स्तर की जो टॉक, सीरीज ऑफ टॉक्स हुई। चाइना के साथ हम अपना एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बना करके रखना चाहते हैं, जो कि मेरे अनुसार आवश्यक भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी चाइना के साथ अपने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को बना के रखता है। हमारा चाइना के साथ एक ट्रेड का रिलेशनशिप भी है। चाइना और अमेरिका का, जैसा देवनाथ साहब ने कहा, बहुत बड़ा ट्रेड का, उनका व्यापार का एक आपस में रिलेशनशिप है। और ऐसे में स्ट्रेटेजिक और दोनों मेजर पावर्स हैं, दोनों जाहिर है कि सभी नाप की शक्ति संपन्न है। तो ऐसे में एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को बना के रखना होगा, एक डायलॉग को बना के रखना होगा, लेकिन चाइना के फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं करते हुए और चाइना के जो डिसेप्टिव, जो चाइना की विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी, आधिपत्यवादी जो नीतियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें चाइना के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को, अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करना होगा। और इसी वजह से मैं कहता हूं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, वो हमारी रणनीतिक आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बात को कहा है कि हमें मेक इन इंडिया पर ध्यान देना होगा, अपनी वस्तुओं को स्वयं बनाना होगा, अधिक से अधिक अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना होगा। ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसमें यह भी कहता हूं, एम्फेसाइज करके कहता हूं कि विकसित भारत को बनाना भारत को सुरक्षित बनाने के लिए भी आवश्यक है। भारत की यह सामरिक आवश्यकता है कि हम विकसित भारत बने, और इसमें सिर्फ एक पार्टी विशेष का इसमें योगदान नहीं होना चाहिए, इसमें भारत के हर एक नागरिक का योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भविष्य से जुड़ा हुआ, हमारे भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, स्थिरता से जुड़ा हुआ, संपन्नता से जुड़ा हुआ विषय है। आप इसको विकसित भारत कह लें, आप इसको स्वर्णिम भारत कह लें, आप इसको नंबर 1 बनाने की बात कर लें, लक्ष्य एक होना चाहिए और वो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। एक बात मैं अवश्य चाइना को क्रेडिट देना चाहता हूं कि चाइना ने पिछले 4 दशकों में, या जो भी उसने अपना समय लिया, भले से जो भी अथॉरिटेरियन सिस्टम हो, उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को तेज गति से विकसित किया। जैसे तिवारी साहब ने कहा कि उसने तेज गति से विकसित किया, तेजी से वो आगे बढ़ा है और चाइना की इकोनॉमी नंबर 2 की बनी है। हालांकि ये इसमें अवश्य है कि विश्व के सहयोग से ही चाइना नंबर 2 की इकोनॉमी, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया। यदि अमेरिका की कंपनीज वहां नहीं गई होती, यूरोपीय कंपनीज वहां नहीं गई होती, जापानीज कंपनी वहां नहीं गई होती, भारत का व्यापार वहां नहीं गया होता, तो क्या वो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाता? क्या भारत ने अपने जो बाजारों को उसको प्रोवाइड कराया, अगर नहीं प्रोवाइड कराया होता तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाता? नहीं बन पाता। लेकिन आज चाइना उसी पैसे के बल पर दुनिया पर शासन करना चाहता है। वो चाइना जिस पैसे के बल, दुनिया के सहयोग के बल पे वो नंबर 2 की इकोनॉमी बना है, क्या वो विश्व पर, वो हमारे ऊपर वो शासन करेगा? ये हो नहीं सकता। और इसी वजह से आप देखिए तो विश्व की जो बड़ी कंपनीज हैं वहां से विड्रॉ कर रही हैं, अमेरिका की कंपनीज वहां से विड्रॉ कर रही हैं, जापान की कंपनी वहां से विड्रॉ कर रही हैं, यूरोपीय कंपनीज वहां से विड्रॉ कर रही है, भारत भी अपने व्यापार कम कर रहा है। और अब ये जो कंपनीज हैं वो भारत जैसे बड़े डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही है। एक लोकतांत्रिक, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार जो भारत है उसकी तरफ ये कंपनीज बढ़ रही हैं। और आज का ये जो नया भारत है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, जीएसटी के रिफॉर्म्स को और सभी तरीके की ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और ये जो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो भारत का विजन है, वो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ाएगा। और हम नंबर 3 की जो इकोनॉमी है वो तो आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में बन जाएंगे, उसके बाद भी हमारी गति बड़ी तेज होगी। और आशीष जी, मैं ये इस सवाल के जवाब में अंत में अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत को
विकसित भारत को बनाने की जो रणनीतिक आवश्यकता है, जो ये हमारी अपनी सबकी तो जिम्मेदारी है ही। लेकिन आज का ये जो विश्व है वो भारत से बड़ी अपेक्षाएं करता है। भारत यदि सशक्त बनता है, मजबूत बनता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। क्योंकि मैं इसमें अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि भारत का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है, जो भारत की जो शक्ति है, वो पूरे विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्रों की भी ताकत बनकर उभरती है। आज भारत और अमेरिका के संबंध यदि पिछले 25 वर्षों में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके ऊपर खतरे हैं। और आज जो विश्व की डेमोक्रेसीज हैं वो अपने शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस की वजह से भी साथ आ रही है। यदि क्वाड की इनिशिएटिव आज आगे बढ़ रही है तो वो सिर्फ अमेरिका के पुश करने की वजह से नहीं बढ़ रही है। भारत भी चाहता है कि क्वाड आगे बढ़े, भारत भी चाहता है कि अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों। यदि आप भारत और अमेरिका के पिछले 25 वर्षों के ज्वाइंट स्टेटमेंट्स को उठा के देखें तो हर जगह इस तरह की बातें होती हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में आना होगा। यदि विश्व में डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना है तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को सशक्त और मजबूत बनाना होगा। जब हम चाइना के विरुद्ध पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बनाने की बात करते हैं तो उसमें 3 बातें मैं कहता हूं। पहली तो यह है कि जो हमारा जो डिफेंस पॉस्चर है, जो अपनी जो डिफेंस के डिप्लॉयमेंट्स हैं वो लगातार हमें करने होंगे। ये डिप्लॉयमेंट हमने किया है और भी हमें एडवांस वेपन बनाने होंगे। अपनी बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। और लेकिन तीसरी बात भी है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हमें गहरा करना होगा यदि चाइना के साथ अपने संबंधों को हमें बेहद उम्दा बात संजीव श्रीवास्तव आपने कही है। और चूंकि समय की कमी है नहीं तो मैं दोबारा सबके पास आता। सुदर्शन चक्रपाणी जी, अनुज माथुर जी, ओपी तिवारी जी, यूके देवनाथ जी और संजीव श्रीवास्तव जी, आप सभी खास मेहमानों का